हरिद्वार से शहीद सम्मान यात्रा 2.0 रवाना। समारोह में शामिल होंगे वीर नारी और राष्ट्रीय सीएम वीर नारियों आश्रितों को करेंगे सम्मानित। काठगोदाम में जन सुनवाई और जन संवाद कार्यक्रम। यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई। छात्र छात्राओं ने की परीक्षा जांच में निष्पक्षता की मांग। रुड़की विधायक ने सोलानी नदी पुल का किया उद्घाटन। 35 करोड़ में होगा सोलानी नदी पुल निर्माण कार्य। पुल निर्माण में नई तकनीक का होगा उपयोग। थल में संघ स्थापना शताब्दी पर भव्य आयोजन। थल बाजार में पथ संचलन। महिलाओं ने किया स्वयंसेवकों का स्वागत। टेरे में पशु टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। सीडीओ ने MVU वाहनों को दिखाई हरी झंडी। जनपद में 1,60,000 पशुओं का होगा टीकाकरण। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 50वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विधायक खजान दास और उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कुमार भी उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं परेड ग्राउंड देहरादून का, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे हैं। करता हूं भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे राज्य उत्तराखंड के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप पहली बार देवभूमि उत्तराखंड में इसका आयोजन हो रहा है। मैं इसके लिए बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं उत्तराखंड बास्केटबॉल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों का साधुवाद देता हूं, जिनके प्रयासों से इस प्रतियोगिता का आयोजन देवभूमि उत्तराखंड में देहरादून में संभव हो सका है। मुझे टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। मुझे लगता है इस प्रकार से भारत की युवा प्रतिभा का अगर इसको खेल कुंभ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, इस चैंपियनशिप में चुने गए खिलाड़ी उच्च स्तरीय टूर्नामेंट्स, प्रशिक्षण अकादमियों और आगामी भारतीय नेशनल टीम के लिए भी इन्हीं खिलाड़ियों में से उनका चयन होना है, जो आज अपने अपने राज्यों का अपनी अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन्हीं में से आने वाले समय में इन्हीं खिलाड़ियों में से देश का प्रतिनिधित्व भी यही खिलाड़ी करेंगे। अर्थात आज हम जिन खिलाड़ियों को यहां खेलते हुए देख रहे हैं, कल के दिन वही भारत का नाम ओलंपिक, एशियन गेम्स और ऐसी अनेक प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन करेंगे। भाइयों बहनों, खेल सिर्फ केवल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि हमारे चरित्र निर्माण की भी एक प्रयोगशाला है। खेल प्रतियोगिताएं जहां हमें धैर्य, अनुशासन, समयबद्धता और टीम स्पिरिट, जिसका हमें जीवन के हर मोड़ पर सामना करना पड़ता है, वह सभी का प्रशिक्षण अगर कोई भी चीज देती है तो खेल देती है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला मुख्यालय परिसर में शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का फ्लैग ऑफ कर यात्रा को रवाना किया। इस दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर लैंसडाउन में शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वीर नारियों आश्रितों को ताम्रपत्र भेंट कर सम्मानित किया जाएगा। जिन्होंने कहा कि जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा शहीद सैनिकों के आश्रितों को उनके आवास से विभागीय वाहन के द्वारा रोशनाबाद लाया गया, जहां से फ्लैग ऑफ कार्यक्रम के उपरांत वीर नारियों और उनके आश्रितों को लैंसडाउन के लिए रवाना किया गया। कार्यक्रम के दौरान विंग कमांडर राज सेवानिवृत्त डॉक्टर सरिता पवार ने बताया कि प्रथम शहीद सैन्य सम्मान यात्रा के बाद प्रदेश के शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में उनके घर आंगन की मिट्टी एकत्रित किए जाने के लिए शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का शुभारंभ प्रत्येक उस जनपद में किया गया जहां शहीद सैनिक परिवार निवासित है। पहला स्टेप में हमने शहीदों के घर आंगन से मिट्टी एकत्रित करी थी। तो हमारे जनपद में 2021 के बाद से 2 शहीद परिवार थे, जिनके गांव में जाकर के कल 3 अक्टूबर को हम लोगों ने उनके घर आंगन की मिट्टी को ताम्र कलशों में एकत्रित करा और आज जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उन्हीं ताम्र
कलशों के साथ, जिसमें घर आंगन की मिट्टी थी, और शहीद के परिवार, जो वीर नारियां और उनके जो आश्रित थे, वो सब लैंसडाउन के लिए रवाना हो गए। लैंसडाउन रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर में वहां पर कल माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सम्मानित करेंगे। हरिद्वार से भी शहीद सम्मान यात्रा का आज यहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया जिला मुख्यालय से, और इसमें दो जो शहीद परिवार है हमारे जनपद में, वहाँ से उनके आंगन से मिट्टी कलेक्ट करके इस यात्रा के माध्यम से फिर उसको मुख्यालय पे भेज। शहीद सम्मान यात्रा 2.0 के तहत टिहरी जिले के शहीदों के आंगन से एकत्र की गई पवित्र मिट्टी को ताम्र कलशों में मुख्य समारोह स्थल लैंसडाउन के लिए रवाना किया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी अवधेश कुमार और पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष संजय रावत ने ताम्र कलशों पर पुष्प अर्पित करते हुए शहीद आश्रितों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर टिहरी जिले के 4 और उत्तरकाशी जिले के 2 शहीदों के परिजनों को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय टिहरी और उत्तरकाशी के प्रतिनिधियों के साथ लैंसडाउन के लिए रवाना किया। कराना चाहूंगा कि 2021 में प्रथम शहीद सम्मान यात्रा हुई थी, उसके पश्चात अब 2025 में पुनः जो है ये शहीदों के सम्मान में एक यात्रा की जा रही है। आज जनपद टिहरी के हेडक्वार्टर कलेक्ट्रेट से इसे रवाना करके रवाना किया गया है, और कल जो है एक बड़ा फंक्शन लैंसडाउन में किया जाएगा। आज शाम तक ये पहुंच जाएंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी लैंसडाउन में आएंगे और एक बड़ा सम्मान उसमें होगा। आज हम लोग डीएम परिसर में एकत्रित हो रहे हैं। हमारे जितने भी शहीदों के आश्रित हैं वो आ चुके हैं, और यहाँ आज फ्लैग ऑफ का प्रोग्राम है। आज हमारे 6 न्यू टिहरी के 6 जो शहीद हैं उनके घर से हमने पवित्र मिट्टी पिछले 4-5 दिनों से हमने इकट्ठा किया है, और आज फाइनल दिन है। आज की तारीख में हम इनको यहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे और सीधा ये लैंसडाउन पहुंचेंगे, और लैंसडाउन में कल भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का भी उपस्थिति रहेगी और बढ़िया कार्रवाई किया जाएगा, और साथ में हमारे जितने भी शहीद के आश्रित हैं उनको ताम्रपत्र भी होगा। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त यूसी ध्यानी की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग द्वारा सर्किट हाउस काठगोदाम में जनसुनवाई और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोग के अध्यक्ष ध्यानी ने कहा कि जांच कार्य पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित होगा। उन्होंने बताया कि आयोग विभिन्न जनपदों का भ्रमण कर जनता की समस्याओं और सुझाव को सुन रहा है, ताकि अंतिम रिपोर्ट निष्पक्ष और संतुलित रूप से तैयार की जा सके। जनसुनवाई के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं, विभिन्न नागरिकों, परीक्षा से जुड़े केंद्र व्यवस्थापकों और केंद्र प्रभारियों ने आयोग के समक्ष अपने विचार और सुझाव रखे। उपस्थित छात्र छात्राओं ने मांग की कि परीक्षाओं की जांच पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ की जाए और इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भविष्य में होने वाली परीक्षाएं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और निष्पक्ष माहौल और पारदर्शिता से कराई जाए। आयोग के सचिव विक्रम सिंह राणा ने बताया कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों और सुझाव का संज्ञान लेकर विस्तृत रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के द्वारा सोलानी नदी के पुल के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि पुल का निर्माण कार्य 35 करोड़ की लागत से होने जा रहा है। पुल का निर्माण होने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्र और स्कूल आने जाने वाले बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी। खासतौर से पुल का निर्माण कार्य स्कूल के बच्चों के लिए कराया जा रहा है और ये पुल नई टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा। स्वामी जी की सरकार है जो संकल्प करती है उसको सिद्ध करती है, और मैं सोचता हूँ कि ये पुल एक बहुत बड़ा लक्ष्य था हमारा जिसको निर्माण कार्य शुरू कराना। आज अब यहाँ मौके पे खड़े हैं, आप सब लोगों को भी बता देता हूँ इसके लिए कि आप सब लोग यहाँ पर आए और ये अपने निर्माण की जानकारी आप जनता को देंगे। पुल की वासियों को लाभ मिलेगा और स्कूली बच्चों को खासतौर से उनके लिए पुल का निर्माण हो रहा है। तो मैं बच्चों को संदेश देना चाहूंगा कि बच्चे अब इंतजार खत्म हो गया है, 9 महीने में पुल बनकर तैयार हो जाएगा। जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो आप नए पुल से होकर जाएंगे और आपका रास्ता जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बड़ा काम है और इसका डिजाइन बनना, इसकी ड्राइंग सैंक्शन होना, फाइनेंशियल बिड होना, टेक्निकल बिड होना, अपने आप में सभी एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया पूरी हो गई है। आज धरातल पर निर्माण कार्य हो रहा है और मैं सोचता हूँ कि ये 35 करोड़ की लागत से ये पुल का निर्माण होगा और एक अच्छा आरसीसी गाटर का पुल बनेगा। इसमें फुटपाथ की व्यवस्था होगी, पैदल चलने वालों की व्यवस्था होगी, साइकिलिंग वालों की व्यवस्था होगी और भारी व्हीकल, हैवी व्हीकल सभी का आवागमन इससे होगा और हमारे जो बीएचएल के हैवी व्हीकल्स आते हैं वो भी यहाँ से जा सकेंगे। मैं कहता हूँ कि ये पुल एक
ऐतिहासिक पुल बनेगा। देखिए आदर्श नगर की तरफ कभी कभी वो लिख दिया गया है आपदा में और अपने सिंचाई विभाग को भी लिख दिया गया है माननीय मंत्री। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के स्वर्णिम 100वें वर्ष को लेकर पूरे देश में जोरों शोरों से कार्यक्रम हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थलबाजार में विजयादशमी उत्सव कार्यक्रम और शस्त्र पूजन के साथ थल बाजार में स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश और घोष के साथ पथ संचलन निकाला। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग समरसता प्रमुख डॉक्टर सिद्धार्थ पाटले का उद्बोधन किया। उन्होंने बताया कि संघ हिंदू समाज को जागृत कर संगठित करने का कार्य निरंतर कर रहा है। संघ की प्रार्थना के माध्यम से उन्होंने उदाहरण देते हुए इसके वास्तविक अर्थ को समझाया। पथ संचलन के समय जगह जगह पर थल बाजार और पुराने बाजार में महिलाओं ने कुमाऊनी परिधान में पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। नगरपालिका परिषद मसूरी द्वारा शहरवासियों को टाउन हॉल की सौगात दी गई है। टाउन हॉल की देखरेख और रखरखाव नगरपालिका द्वारा किया जाएगा। एमडीडीए द्वारा नगरपालिका की भूमि पर टाउन हॉल का निर्माण किया गया था और लंबे समय से एमडीडीए और नगरपालिका परिषद मसूरी के बीच टाउन हॉल को लेकर वार्ता का दौर जारी था, जिसके चलते नगरपालिका और एमडीडीए के बीच एमओयू साइन किया गया है, जिसमें नगरपालिका और एमडीडीए की टाउन हॉल से होने वाली आय की आधी आधी भागीदारी होगी, जिसके संचालन और रखरखाव का कार्य नगरपालिका द्वारा किया जाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बताया कि मसूरी वासियों को विवाह के साथ ही अन्य कार्यक्रमों के लिए भी टाउन हॉल नगरपालिका के माध्यम से दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगरपालिका सभासद और अधिशासी अधिकारी के साथ दरें तय की गई हैं और आसान दरों पर टाउन हॉल जनता को समर्पित किया गया है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए विशेष छूट दी गई है। जो एमओयू साइन हुआ है उसमें बिल्कुल साफ साफ ये तय किया गया है कि टाउन हॉल आज के बाद नगरपालिका के हैंडओवर रहेगा, नगरपालिका ही उसको संचालित करेगी और टाउन हॉल से जो भी आय होगी वो उसके एमडीडीए और नगरपालिका उसके 50-50% की हिस्सेदार रहेगी। वैसे हम सभी लोग, क्योंकि ये दरें पालिका को तय करनी है और अभी जो सभी सभासदों ने और हमारे जो अधिशासी अधिकारी हैं सबने मिलकर के जो तय किया है वो जो दरें रहेगी वो जो हमारा जो लोकल जो विवाह समारोह यहाँ पे होंगे उसके लिए हम लोगों ने 51,000 की धनराशि तय करी है। मीटिंग्स वगैरह के लिए जैसे ही बुकिंग होगी उसमें हम 5,000 रुपये सिक्योरिटी जमा करेंगे। कार्यक्रम के पश्चात हम अगर किसी तरीके की कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ी तो हम वो 5,000 रुपये उनकी जो सिक्योरिटी है वो वापस की जाएगी। अभी तो सब कुछ नगरपालिका के हैंडओवर कर दिया गया है। आगे जो भी हमारी बोर्ड की बैठक होगी उसमें हम तय करेंगे कि पार्किंग भी पालिका संचालित करेगी या पार्किंग के हम टेंडर करेंगी। जो भी होगा, जो बोर्ड तय करेगा उसी हिसाब से इसको। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। से भरी ये देवभूमि आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, निवेश के संकल्प धरातल पर हो रहे साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने औद्योगिक विकास की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए धामी सरकार अपने संकल्पों को धरातल पर उतार रही है। निवेश आकर्षित करने के लिए धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उद्योगों के अनुकूल पारदर्शी नीतियों के चलते अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो उत्तराखंड पर निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश की ग्राउंडिंग हुई है उनमें ऊर्जा क्षेत्र में 40,341 करोड़ रुपए, उद्योग में 34,086 करोड़ रुपए, आवास में 10,055 करोड़ रुपए, पर्यटन में 8,635 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा में 5,116 करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग की गई है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना
जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है। सरकार के प्रयासों से राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई पहचान और नई गति मिलना तय है। निवेश की ग्राउंडिंग से न सिर्फ स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक समृद्धि के साथ रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। उद्योगों को मिल रही रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टिहरी में खुरपका मुंहपका बीमारी की रोकथाम के लिए 7वें चरण के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने किया। सीडीओ ने MVU सचल पशु चिकित्सा वाहनों का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और पशु चिकित्सा विभाग के समस्त उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं दी। साथ ही प्रेरित किया कि जनपद से कोई पशु टीकाकरण से वंचित न रहे। इस बीच मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DK शर्मा ने बताया कि वर्तमान में जनपद में 1,60,000 बड़े गौवंशीय और महिष वंशीय पशु और लगभग 1,50,000 भेड़ बकरियां हैं, जिनको 7वें चरण के अंतर्गत टीकाकरण किया जाना है, जिसके लिए जनपद में 78 टीमें गठित की गई है। इसके अंतर्गत समस्त पशुओं का टीकाकरण किया जाना है, जिसमें निराश्रित पशु गौशालाओं में स्थित गौवंश का भी टीकाकरण किया जाएगा। भर में एक अभियान चल रहा है फुट एंड माउथ डिजीज के अगेंस्ट, तो उसके तहत ही उत्तराखंड में भी टिहरी गढ़वाल में आज अपने फ्लैग ऑफ किए हैं। अपने सारे जो 79 टीम्स हैं जो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में FMD के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करेंगे, उस टीम्स का फ्लैग ऑफ किया है। और यही हमारी कोशिश है कि जैसे उत्तराखंड FMD फ्री जोन घोषित है, तो उसके अंतर्गत ही हम कार्रवाई करें और कोई भी एनिमल जो जिसकी संभावना है FMD डिजीज से ग्रसित होने की, उसको हम सबको वैक्सीनेशन कराएं और कोई भी हमारे यहाँ केस ना आए, जिससे कि सारे एनिमल स्वस्थ भी रहें और फार्मर्स को भी कोई दिक्कत ना। बद्रीनाथ हाईवे अनीमठ में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनीमठ में सड़क मार्ग सुधारीकरण के चलते शनिवार रात 9 बजे से रविवार सुबह 5 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने बताया कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूधसाव से यातायात प्रभावित हो रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनीमठ हाईवे का 50 मीटर से अधिक हिस्सा भूधसाव से क्षतिग्रस्त है। इससे यातायात प्रभावित हो रहा है और घंटों तक जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसको देखते हुए मोटर मार्ग सुधारीकरण को लेकर प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। तो ये जो अनीमठ स्थान है, जो सीमेंट से पहले पड़ता है बद्रीनाथ हाईवे पर, यहाँ जो है रोड धस रहा है। करीब 50 मीटर के रेंज में जो है रोड जो है करीब 1 मीटर धस चुका है नीचे, जिससे कि वहाँ पे यातायात प्रभावित हो रही है। देखते हुए डायरेक्शन दिया गया था BRO को, जो BRO रोड है ये, कि इसको ठीक किया जाए। BRO जो आज जो है रात में जो है 9 से 5 जो है बंद किया जा रहा है, ट्रैफिक बंद किया जा रहा है। उस दौरान जो है वो सही करेंगे, वो सही करके। गर्जिया देवी मंदिर में बीती देर रात एक अनोखी और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल एक जंगली हाथी गिरजा मंदिर के समीप बने पुल की 40 सीढ़ियां आसानी से चढ़कर ऊपर चढ़ गया। हाथी काफी देर तक मंदिर में घूमता रहा। इस दौरान हाथी ने वहां स्थित कुछ दुकानों को भी क्षतिग्रस्त किया। हाथी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि देर रात लगभग 1 बजे के आसपास हाथी मंदिर परिसर की ओर आया। कुछ ही देर में हाथी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ता दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि हाथी ने मंदिर परिसर में रखे फूल, प्रसाद और अन्य सामग्री को तहस नहस कर दिया है। साथ ही मंदिर के पास बनी अस्थायी दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया है। ये पूरी घटना मंदिर में लगे CCTV कैमरों में कैद हुई है। वन विभाग ने हाथी को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र से चोरी हुई एक बुलेट पुलिस ने उत्तर प्रदेश के नोएडा से बरामद की है। पुलिस ने चोरी करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी में इस्तेमाल एक अन्य बाइक भी बरामद की गई है। आरोपियों को पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैथवाल ने बताया कि कुछ दिन पहले क्षेत्र से बुलेट चोरी होने की सूचना मिली। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर पुलिस ने चोर को खोजने का काम शुरू किया। इसी कड़ी में पुलिस को पता चला कि 2 युवकों ने बुलेट चोरी की है।
वे उत्तर प्रदेश के नोएडा में छिपे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस नोएडा पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी से चोरी हुई बुलेट के अलावा चोरी में इस्तेमाल एक अन्य बाइक भी पुलिस कब्जे में लेकर लक्ष्मण झूला थाना ले आई। आरोपियों की पहचान अभिषेक निवासी मुजफ्फरनगर और अक्षत निवासी खतौली उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को पूछताछ करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। जनपद टिहरी की मुनीकीरेती थाना पुलिस एसओजी और साइबर सेल की टीम ने साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल हो रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। तपोवन में संचालित हो रहे कॉल सेंटर से 3 संचालकों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा है। 3 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल, 1 लैपटॉप, अलग बैंकों की पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड और प्री एक्टिवेटेड सिम के अलावा एक स्कूटी बरामद हुई है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि पैन इंडिया लेवल पर संचालित प्रतिबिंब पोर्टल से पता चला कि कुछ संदिग्ध मोबाइल नंबर तपोवन में एक्टिवेट है। इस जानकारी पर पुलिस के अलावा एसओजी और साइबर सेल की टीम का गठन किया गया। मामले के तह तक जाने पर साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल हो रहा फर्जी कॉल सेंटर पकड़ में आया। यह फर्जी कॉल सेंटर तपोवन के एक अपार्टमेंट के फ्लैट में चल रहा था। मौके पर अभी तनेजा निवासी जगाधारी नीतीश और निवासी सहारनपुर और विजय निवासी यमुनानगर हरियाणा गिरफ्तार हुए। पूछताछ में इन तीनों ने बताया कि उनके साथ हरिद्वार निवासी अमन चौहान, शाहबाद हरियाणा निवासी संदीप और यमुनानगर निवासी अनिरुद्ध भी फर्जी कॉल सेंटर में काम करते हैं, जो कि अपने घर गए हुए हैं। कस्टम से पकड़े गए आईफोन सस्ते दामों में बेचने के नाम पर आरोपियों ने देश में अब तक करोड़ों रुपए की ठगी कर ली है। अभी तक इन्होंने सबसे महंगा 13 लाख का एक आईफोन बेचा है। जांच में पता चला है कि देश में अब तक 36 से ज्यादा शिकायतें आरोपियों के खिलाफ दर्ज है। रेती क्षेत्रांतर्गत तपोवन एरिया में कुछ इस प्रकार के सिम कार्ड्स एक्टिवेटेड हैं, जिनके द्वारा साइबर ठगी की जा रही है। और जो इन ठगी के विक्टिम हैं, मोस्टली ये हमारे दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में स्थित हैं। तो इन सभी को पर कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और हमारी जो साइबर सेल, सीआईयू और थाना मुनीकीरेती की टीम के द्वारा इसको पूरा डिटेल में इस पे एनालिसिस किया गया और उस आधार पर उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करके तपोवन क्षेत्र में एक फ्लैट पर जाकर वहां पर सर्च किया गया, रेड किया गया। तो उसी दौरान वहां से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि वहां पर फ्लैट एक किराए पर लेकर एक फर्जी एक कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे और उस कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों से साइबर ठगी की जा रही थी। मौके से बड़ी संख्या में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स, मोबाइल फोन्स, बैंक अकाउंट की पासबुक, एटीएम कार्ड इत्यादि बरामद हुए हैं। इनसे पूछताछ में सामने आया है कि ये पूर्व में भी दिल्ली में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से इस प्रकार के साइबर ठगी के मामले में पूर्व में भी जेल में जा चुके थे और अभी वर्तमान में बेल पर बाहर चल रहे थे। पिछले कुछ समय से ये तपोवन में इस फ्लैट पे किराए पर रह रहे थे और यहाँ पर ये लोगों को एक फेक एडवर्टीजमेंट चलाते थे, जिसमें कि आईफोन को काफी भारी डिस्काउंट पे बेचे जाने का एक ऑफर दिया जाता था और इस प्रकार से कुछ इनोसेंट लोग इनके जो साइबर ठगी के जाल में फंस जाते थे और उन लोगों को फिर कस्टम क्लियरेंस के नाम पर या कुछ एडवांस मनी के तौर पर उन लोगों से पैसा लेते थे। आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश में एमडीडीए अलर्ट मोड पर है। अवैध निर्माणों पर सीलिंग के बाद हो रहे निर्माण कार्यों पर एसडीएम योगेश मेहरा सख्त। देहरादून रोड पर सुनील सोनी के अवैध निर्माण पर सीलिंग के बाद भी लगातार चल रहा था निर्माण कार्य। सीएम हेल्पलाइन सहित एमडीडीए में लगातार आ रही थी शिकायतें। सहायक अभियंता शशांक सक्सेना की बार-बार चेतावनी देने के बाद भी नहीं रुक रहा था निर्माण कार्य। एसडीएम योगेश मेहरा के हस्ताक्षरों से जारी नोटिस पर निर्माण कार्य न रुकने पर ध्वस्तीकरण की गई थी चेतावनी। इसके बावजूद सुनील सोनी ने सीलिंग होने के बाद भी नहीं रोका निर्माण कार्य। ऋषिकेश एमडीडीए कार्यालय की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची निर्माण स्थल। काम कर रहे 15 से अधिक मजदूरों और मिस्त्रियों को पुलिस ने ले गई थाने। अवैध निर्माण को एमडीडीए टीम ने किया पुनः सील। इसके साथ ही एसडीएम योगेश मेहरा की एमडीडीए को कड़ी फटकार। अब निर्माण किया तो करेंगे ध्वस्तीकरण। सहायक अभियंता शशांक सक्सेना की चेतावनी। अगर अब निर्माण किया तो चलेगा पीला पंजा। जहां पूर्व में अवैध निर्माणों पर हुई सीलिंग के बाद निर्माण कार्य करने की शिकायतें आई तो होगी कठोर कार्रवाई, एसडीएम ने कहा।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए, अब एसडीएम लगातार एमडीडीए का जो ये कार्रवाई है लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। ऋषिकेश में ये बड़ी कार्रवाई की गई, अभी क्या कुछ तस्वीरें हैं? हाँ, बिल्कुल कहें तो लगातार यहाँ पर जब सीलिंग होती है, लगातार यहाँ सीलिंग द्वारा एमडीडी की टीमें आती है, लगातार सीलिंग की कार्रवाई होती है यहाँ पर। और उसके बाद अगर कहें तो सीलिंग के बाद कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाता, लेकिन कई जगह लगातार निर्माण कार्य चल रहे थे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली थी, सीएम पोर्टल पे लगातार शिकायत जा रही है, नियमों का उल्लंघन हो रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष उन्होंने कड़ी आपत्ति की थी और लगातार कहें तो पत्र के माध्यम से लगातार कहें तो इस मामले को लगातार शिकायतें आ रही थी कि निर्माण नहीं हो सकते, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं जगह निर्माण चल रहे थे। वहीं हम देहरादून रोड की बात करें, यहाँ सुनील सोनी है, इसके यहाँ लगातार निर्माण चल रहा था। पिछले 2 महीने से कहें तो सीलिंग के बाद निर्माण कर रहा है, लगातार उसको नोटिस के, ध्वस्तीकरण के, कहीं से काम रोकने के, लेकिन उसके बावजूद आज पुनः फिर एमडीडी की टीम वहां पर पहुंची और उन्होंने पुलिस बल के साथ जितने भी मजदूर मिस्त्री थे उन सबको थाने तलब किया गया, साथ लेके गई और साथ ही दोबारा सीलिंग की कार्रवाई की गई और स्पष्ट रूप से कहा गया कि अब जो आपके पास अंतिम अवसर, अगर आपने निर्माण किया तो कहीं ना कहीं पीला पंजा जरूर आपकी इस बिल्डिंग पे चलेगा, क्योंकि आप बिल्कुल नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें। कमल, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।